प्रभात विद्यार्थियों, मैं राजेश्वरी विजय, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कोटा नया गांव से। आज हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत। जैसा कि हमको पता है कि रस निष्पत्ति के संबंध में 4 बड़े बड़े विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए हैं और रस सिद्धांत के जनक भरत मुनि के सूत्र का इन्होंने व्याख्या की है और उस भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए इन्होंने अपने चारों मत दिए हैं। इन चारों विद्वानों में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम आता है भट्ट लोलट का। भट्ट लोलट ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था उत्पत्तिवाद, आरोपवाद भी बोल सकते हैं, उपचयवाद भी इसे बोला जाता है। इनका सिद्धांत दर्शन मीमांसा दर्शन से प्रभावित था और इनके सिद्धांत के अंतर्गत निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना गया है। रस की स्थिति इन्होंने राम आदि मूल अनुकार्यों में मानी गई है। राम आदि मूल अनुकार्यों का अर्थ है कि जो किसी मूल पात्र किसी भी नाटक के जो मूल पात्र होते हैं उन्हें ही अनुकार्य कहा गया है, मूल अनुकार्य। जैसे कि रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण आदि मूल अनुकार्य यानी कि मुख्य पात्र हैं। तो रस की स्थिति जो है वो इन्होंने उन मूल कार्यों में ही मानी है। दूसरा हमारा सिद्धांत है शंकुक का, जिसके प्रतिपादक शंकुक हैं और सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। इनका सिद्धांत न्याय दर्शन से प्रभावित है और इसके अंदर उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति से माना है। रस सिद्धांत के अंदर इन्होंने रस की स्थिति जो मानी है वह रामादि मूल अनुकार्यों में ही मानी है, अर्थात ये भी इसी बात का अनुसरण करते हैं, इसी बात का समर्थन करते हैं कि रस जो होता है वह किसी भी नाटक के मूल अनुकार्यों में होता है। अगला हमारा सिद्धांत है भुक्तिवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं भट्ट नायक। जो सिद्धांत इन्होंने दिया उस पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है और इसमें निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना गया है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में यहाँ तीसरे जो भुक्तिवाद के सिद्धांत प्रतिपादक सिद्धांत समर्थक विद्वान है भट्टनायक, वो रस की स्थिति रामादि मूल कार्यों में नहीं मानकर सहृदय सामाजिक में मानते हैं। सहृदय सामाजिक का अर्थ होता है पाठक, दर्शक, श्रोता, जो उस रस को देख करके आनंद ले रहा है और जो आनंद ले रहा है उसी के अंदर रस की स्थिति होती है, ऐसा माना है भट्टनायक ने। चौथा हमारा सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, जिसके प्रतिपादक हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का सिद्धांत वेदांत दर्शन से प्रभावित है और इसके अंतर्गत निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना गया है। इन्होंने भी रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में ही मानी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम दो जो व्याख्याता आचार्य हैं उन्होंने रस की स्थिति रामादि मूल कार्यों में मानी है और अंतिम दो जो व्याख्याता आचार्य हैं उन्होंने रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में मानी है। इस प्रकार हमारे जो चारों सिद्धांत हैं वो अलग अलग सिद्धांतों पर, अलग अलग दर्शनों पर और निष्पत्ति के अलग अलग अर्थ देते हुए रस की स्थिति अलग अलग इसमें अलग अलग व्यक्तियों में मानते हैं। तो इन चारों सिद्धांतों को मोटे तौर पे जो हमने समझा उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा विस्तारित रूप में भी जानेंगे। देखिए, जो हमारे आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने एक रस सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाग्र रस निष्पत्ति। ये भरत मुनि का रस सूत्र कहलाता है, जिसके अनुसार विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत की व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में की थी। इसमें ही उन्होंने सर्वप्रथम सिद्धांत रस सूत्र प्रस्तुत करके रस के निष्पत्ति का सिद्धांत दिया था। आचार्य भरत मुनि इस रस सूत्र को लेकर अनेक आचार्यों ने भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य भट्ट लोलट। जैसा कि मैंने आपको उस पहले सारणी में सारा परिचय दिया चारों आचार्यों का, अब उन्हीं चारों आचार्यों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि हम रस निष्पत्ति का अर्थ क्या है।
देखिए, आचार्य भट्ट लोलट ने अर्थ निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से माना था, जबकि शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति या अनुमान से माना था। आचार्य भट्ट नायक ने इसे भुक्ति माना था, जबकि अभिनव गुप्त ने इसे अभिव्यक्ति स्वीकार किया था। ये सारी बातें मैंने अभी आपको सारणी में बताई थी कि निष्पत्ति का अर्थ सबने क्या क्या लिया है। इसका सार यह है कि काव्य या नाटक में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का समावेश रहता है और इसके द्वारा ही सहृदय पाठक या दर्शक के मन में वासना के रूप में रहने वाला स्थायी भाव ही रसोद्रेक के रूप में व्यक्त होकर रस का आस्वादन योग्य बन जाता है। यह आस्वादन आनंद में एवं ब्रह्म सहोदर अलौकिक, चमत्कारिक एवं आत्मानुभूति स्वरूप माना गया है। इस प्रकार संक्षेप रूप में कहा जाता है कि विभाव, अनुभाव आदि से अभिव्यंजित स्थायी भाव ही रस के रूप में निष्पादित होता है। यानी कि इन्होंने रस जो माना है विभाव आदि के स्थायी भाव के निष्पादन से माना है। काव्य अनुशीलन एवं तन्मयता से उत्पन्न ही रस कहलाता है। इसे ही काव्य की आत्मा, व्यंग्यार्थ एवं सार तत्व माना जाता है। इसका सार यह है कि लोक जीवन जो कारण, कार्य एवं सरकारी कारण पे ही काव्य अथवा नाटक में वर्णित होने क्रमशः विभाव, अनुभाव, संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब लोगों के जीवन में जो भी कार्य करे जाते हैं, जो इसके कारण वो कार्य किए जाते हैं, उन सब में चाहे वो काव्य हो चाहे नाटक हो, उनमें वर्णित क्रमशः विभाव, अनुभव, संचारी भाव कहलाते हैं। इन सभी के संयोग से स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर रस रूप में निष्पादित होता है और उसे ही हम निष्पत्ति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति से संबंधित विचारों का विवेचन विस्तृत रूप से। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं भट्ट लोलक के उत्पत्तिवाद को। अभी तक हमने निष्पत्ति का अर्थ समझा था, अब हम एक एक करके प्रमुख जो आचार्य हैं उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। आचार्य भट्ट लोलक का उत्पत्तिवाद। आचार्य भरत के रस सूत्र में निष्पत्ति शब्द भट्ट लोलक ने उत्पत्ति अर्थ प्रदान कर प्रतिपादन किया है कि रस वस्तुतः मूल पात्रों में अर्थात राम सीता में रहता है। देखिए, बहुत मुख्य बात जो इन्होंने कही है कि अगर पूछा जाता है कि भट्ट लोलट के अनुसार रस की स्थिति किस में होती है, तो हम कहेंगे रस वस्तुतः मूल पात्रों में। जैसा कि मैंने बताया था, राम आदि मूल पात्र, यानी कि रामायण के मूल पात्र सीता, राम, लक्ष्मण जो मूल पात्र हैं उनके अंदर इन्होंने रस को माना है। जैसे रंगमंच पर अभिनय करने वाले नट आदि कलाकारों में इसकी किंचित अनुभूति रहती है। जब रंगमंच पर नट नटी आदि राम, सीता आदि मूल